गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोक प्रशासन पर नियंत्रण के संबंध में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हर साल एग्जाम में एक बड़ा सवाल आता रहता है। नियंत्रण के अलग अलग प्रकार हैं, तो कोई साल कोई से नियंत्रण का प्रकार पूछ लिया जाता है, कोई से साल कोई से प्रकार का पूछ लिया जाता है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होता है। तो ये सार्थक ये तभी बन सकता है जब हम प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण की व्यवस्था बनाएं, क्योंकि नियंत्रण के अभाव में कुप्रबंधन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होता है। तो लोक प्रशासन में नियंत्रण किए जाने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला ये होता है कि वित्तीय संसाधनों का हम दुरुपयोग रोकें। दूसरा है कि संविधान, कानून, नीतियों तथा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रशासनिक कार्यों का हम संचालन करें। सामान्यतः वित्तीय नियंत्रण के लिए तो इस दृष्टि से नियंत्रण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम इससे वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोक सकते हैं। संविधान, कानून और जो नीतियां हैं, निर्धारित जो नियम हैं, उनके अनुरूप जो प्रशासनिक कार्य होने चाहिए उनका संचालन करवा सकते हैं। सामान्यतः जो वित्तीय नियंत्रण है उसके लिए वित्त मंत्रालय, नियंत्रक, मालिका परीक्षक और संसदीय प्रक्रियाएं समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन संसद में केवल नियंत्रण एक वित्तीय अर्थ में ही नहीं होता, नियंत्रण के भी कई प्रकार होते हैं। और नियंत्रण का जो स्वरूप है वो देखा जाए तो संसदीय नियंत्रण भी हो सकता है, जिसे विधायी नियंत्रण बोलते हैं। न्यायिक नियंत्रण हो सकता है, कार्यपालिका का नियंत्रण हो सकता है। इस प्रकार शासन के तीनों अंगों के मध्य जो लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। पहला जो हमने नियंत्रण देखा है वो संसदीय नियंत्रण है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। तो जो ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा, निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन से मिलकर संसद कहलाते हैं। तो जो संसदीय नियंत्रण है उसको विधायी नियंत्रण भी कहा जा सकता है। हम इस अध्याय में पहले हमारा जो लेक्चर है उसमें संसदीय नियंत्रण के संबंध में ही चर्चा करेंगे, तथा संसदीय नियंत्रण को भी हम दो भाग में करेंगे, क्योंकि संसदीय नियंत्रण अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संसदीय जो नियंत्रण है, संसदीय नियंत्रण जो होता है, संसदीय नियंत्रण वो भारत में दो प्रकार का है। संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण और संसद की समितियों के द्वारा नियंत्रण। तो संसद की जो नियमित प्रक्रियाएं होती है उनके माध्यम से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो हमारी संसद होती है उसके द्वारा एक नियमित रूप से कुछ प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। उन प्रक्रियाओं के माध्यम से संसद के द्वारा नियंत्रण बनाए रखा जाता है। तो सरकार के जो कानून, नीति, बजट की स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय और जवाबदेह बनाए रखने में सहायक होते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका में बैठकर न केवल देश का भविष्य बनाते हैं, बल्कि प्रवर्तित जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनकी भी समीक्षा करते हैं। तो जनसाधारण की इच्छा, आकांक्षा तथा समस्याओं को राष्ट्र के सम्मुख लाने तथा उन पर सार्थक बहस करने का एकमात्र सशक्त मंच विधायिका ही हो सकता है। प्रत्येक देश, विशेषतः संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार को आए दिन कटघरे में खड़ा कर संतोषजनक उत्तर मांगती हैं, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेही भी होती है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कतिपय ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लोक प्रशासन पर नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण है। तो संसद का प्रत्येक जो नया अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही उसका प्रारंभ होता है। इस अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की नीतियों, मान्यताओं, कार्यक्रमों, सफलताओं तथा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद करने के लिए सामान्यतः 4 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्य करने तथा नीतियों की आलोचना करने, सामयिक समस्याओं को उजागर करने में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली का वर्णन किया जाता है। इसके बाद आता है बजट पर चर्चा।
वित्त मंत्री द्वारा आम बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा और वाद विवाद किया जाता है, क्योंकि वार्षिक आय व्यय का जो ये ब्यौरा होता है, विवरण होता है, वो देश के आर्थिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बजट पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की आलोचना भी की जा सकती है। वित्त विधेयक पर चर्चा के द्वारा करों के बोझ को कम करवाया जा सकता है। इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर का मानना था कि एक मान्य सिद्धांत है कि वित्त विधेयक के किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। फिर प्रश्नकाल, यह संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावी माध्यम है। संसद के सत्रकाल में उसके प्रत्येक दिन का प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है, क्वेश्चन आवर का होता है। औसतन 30 मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं जब प्रश्नकाल चलता है और जिनका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न पूछने के जो 3 प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी विषय पर मंत्री की राय जानना हो, किसी प्रकार की जानकारी या प्रगति का पता करना हो, या किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो। तो यद्यपि सभी प्रश्न गंभीर और महत्वपूर्ण नहीं होते, परंतु सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए संबंधित मंत्री को 10 दिन का समय देना आवश्यक है, किंतु अत्यंत गंभीर तथा तात्कालिक महत्व के प्रश्नों पर यह बाध्यता लागू भी नहीं होती। संसदीय प्रश्न भी 2 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, जो तारे के साथ अंकित होते हैं तथा जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। तारा बने होने का अर्थ यह है कि उसका मौखिक उत्तर देना है। अतारांकित प्रश्न, जिसको लिखित में उत्तर दिया जाता है। फिर इसके बाद में एक शून्यकाल आता है। शून्यकाल के बारे में अक्सर ये एक नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है। ये सारे पूछे जा सकते हैं वैसे तो 1 नंबर, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल, प्रश्नकाल में सभी इच्छुक सदस्य गणित से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, तो वे प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात भी चर्चा करते रहते हैं। इसी कारण नवंबर 1966 से शून्यकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल का 1 घंटा समाप्त होते ही शून्यकाल शुरू हो जाता है, जिसे संसद सदस्य समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यह समय कार्यपालिका को विवादित मुद्दों पर घेरने तथा सचेत करने के लिए होता है। शून्यकाल आधा घंटा से 2 घंटे तक हो सकता है। चौथी लोकसभा के समय शून्यकाल का महत्व अत्यधिक था, किंतु बाद में धीरे धीरे शून्यकाल का महत्व कम हुआ है। विपक्ष मजबूत होता है तो शून्यकाल का महत्व रहता है। एक काम रोको या स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सदन में बहस कराने के लिए सामान्यतः दोपहर 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी जाती है। संसद में जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का या विधानसभा का सदन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन सब में उनकी। वर्तमान में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कोटा के ही सांसद श्रीमान ओम बिरला जी हैं। तो सार्वजनिक मुद्दे पर बहस के लिए कराने के लिए सामान्यतः दोपहर 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी जाती है। यदि 40 से अधिक सांसद इसका समर्थन करें तो सदन में समस्त कार्य रोककर काम रोको या स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती है, जो अधिकतम 3 घंटे की हो सकती है। इस प्रस्ताव के लिए शर्त यह है कि मुद्दा विशिष्ट, महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का हो, न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, सरकार के प्रशासनिक दायित्वों से संबंधित हो तथा ऐसा न हो कि सदन में पूर्व में उस पर चर्चा हो चुकी हो। चर्चा के पश्चात मतदान भी करवाया जाता है, जो बहुमत से पारित होने पर सरकार को संकट में डाल सकता है। वस्तु स्थिति में अधिकांश जो काम रोको प्रस्ताव है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य तकनीक है जिनके माध्यम से लोकसभा में संसदीय नियंत्रण बनाए रखा जाता है। जैसे 2 घंटे की बहस है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि गंभीर तात्कालिक महत्व के किसी प्रश्न पर संसद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, जिसे अध्यक्ष अनुमति देने या नहीं देने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, जब सरकार की कोई नीति या कार्य पूर्णतया अंशतः दोषपूर्ण, आपत्तिजनक होता है तो विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। इसकी आपने चर्चा काफ़ी सुनी होगी अविश्वास प्रस्ताव की। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उस पर चर्चा के बाद मतदान होता है। यदि विपक्षी दलों की जीत होती है तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, इसके विपरीत एक विश्वास प्रस्ताव भी होता है, जो सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से लाया जाता है कि विश्वास मत प्राप्त किया, कई बार आपने सुना होगा। अल्पमत में आ जाती तो सरकार को फिर हटना पड़ता है। इसी तरह से विधेयक पे बहस के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न जो विधेयक होते हैं
इनके ऊपर संसद में निरंतर बहस चलती रहती है। तो इस तरह से हमने इसमें कुछ एक बातें देखी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संसद पर नियंत्रण किस तरह से, नियंत्रण में क्या क्या सीमाएं होती हैं, इसके पराभव के क्या क्या कारण हैं, और संसदीय समितियां। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये ठीक लगा होगा। आप इसको बार बार देखें और सुने, आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।